एक्सपेंशन का जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं करने जा रहा हूं बेटा, फिफ्थ एग्जांपल है वही 5 मेंबर के बगल में अगर प्लस चार्ज होगा तो देखो ये आपके पास बच्चों के पास ये 5 मेंबर्ड है, इसके बगल वाली कार्बन में प्लस चार्ज है, 6 के ऊपर प्लस चार्ज है, 6 का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 वाला ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया और नेगेटिव और प्लस को इस तरह से बॉन्ड बना दिया। तो देखो अगला स्ट्रक्चर जो हमें मिला वो बाईसाइक्लो कंपाउंड मिल जाएगा। ये नोटिस कर सकते हैं, यहां पे प्लस चार्ज आ गया। यहां पर नोटिस करें 5 के बगल वाली कार्बन में प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज यहां से हमेशा प्लस चार्ज तो 1-2 शिफ्ट में आएगा। अब ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, चाहे नीचे वाले बॉन्ड को ब्रेक करो या ऊपर वाले को बॉन्ड ब्रेक करो, बात बराबर है। ये देखो इधर आ गया। अब यहां से ऐसे बॉन्ड बनाओगे, यहां से ऐसे जब बॉन्ड बनाओगे तो देखो ये 6 मेंबर रिंग तो ऐसे के ऐसे ही रही, ऐसे रही 6 मेंबर रिंग। अब यहां पर जो बॉन्ड बनेगा बच्चों, यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरह से होगा, नेगेटिव ने इससे बॉन्ड बना लिया, तो अब ये इस तरह से हुआ, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आया, यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। नई बात समझ में आई। इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दिया बेटा, यहां पे प्लस नेगेटिव आया और नेगेटिव और प्लस का ऐसे बॉन्ड बना दो, तो देखो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां पे बॉन्ड बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल 5 मेंबर के बगल वाले कार्बन में प्लस चार्ज आया, 5 को किस में चेंज कर दिया, 6 में चेंज कर दिया। यहां पर स्पाइरो टाइप का कंपाउंड बन रहा है, ये नोटिस कर सकते हो। यहां पर OH है और यहां पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, देखो इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो प्लस चार्ज हमेशा याद रखना कि 1-2 आएगा, वह बगल से बगल आएगा, यहां से यहां आएगा प्लस चार्ज। ये बॉन्ड ब्रेक करके यहां पे ऐसे बॉन्ड बना दिया, तो ये देखो स्पाइरो बन गया, इसका में प्लस चार्ज आए प्लस एम कर देगा। ऐसे यहां पर देखो 5 मेंबर के बगल वाले कार्बन में प्लस चार्ज है, चाहे इस बॉन्ड को ब्रेक करो चाहे इस वाले बॉन्ड ब्रेक करो, पॉजिटिव चार्ज यहां से तो यहीं आएगा। अब इस बॉन्ड को ब्रेक किया, ऐसे देखो यहां पे ब्रेक किया, ब्रेक करके यहां पे नेगेटिव कर लिया और नेगेटिव और प्लस का बॉन्ड बना दिया, प्लस चार्ज यहां जाएगा इस तरह से। ये देखो ये बेंजीन ऐसे है, ये बेंजीन ऐसे है और यहां पर अब 6 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 और यहां पे 6, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 मेंबर बन गया। ये वन टू थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनी कि नहीं बनी, बोलो 1 2 3 4 5 6 और यहां पर प्लस चार्ज है। थोड़ा इसको ढंग से बनाते हैं। ये देखो ये 6 मेंबर रिंग तो ऐसे रही, ऐसे रही, करेक्ट। अब देखो इसको 6 मेंबर बनाना है, 5 मेंबर पहले से था, तो 6 मेंबर बनाने के लिए इसको आपने ऐसे किया, ये बन गया ना 6 मेंबर रिंग। और ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहां पर प्लस चार्ज आया, करेक्ट। यहां पे कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। ये प्लस चार्ज क्या करेगा, बेंजीन से रेजोनेंस करेगा और ये साइड चेन से लगा हुआ है। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को। अब देखो खास बात यहां देखने को मिल रही है, ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहां नेगेटिव आया, नेगेटिव को प्लस से बॉन्ड बना दिया और जिससे बॉन्ड बनाया वहां पे साइड चेन लगा। अगर ये कार्बोकेटाइन इधर चलाए तो क्या होगा, टर्शरी बनेगा, रेजोनेंस भी करेगा और ऊपर से एससी भी होगा। तो ये यहां पे करेगा हाइड्राइड शिफ्ट, ये यहां पर क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट। ये दिस इज द मोस्ट स्टेबल। ऐसे यहां पे नोटिस कर सकते हैं, ये प्लस चार्ज ब्रेक करके यहां पर आएगा और यहां पर आएगा तो बेंजीन से रेजोनेंस करेगा, इस बॉन्ड को यहां पे तोड़ दीजिए, तो तोड़ देंगे तो यहां पर हमें 6 मेंबर रिंग और यहां पर प्लस चार्ज आ गया, ये बेंजीन से क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को।
फाइव मेंबर के बगल वाले कार्बन में प्लस चार्ज है, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, यहाँ नेगेटिव है, इसको जोड़ दिया, यहाँ प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज बेंजीन रेजोनेट करेगा। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, 10th और 11th को इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। देखो 5 मेंबर के बगल वाले कार्बन में प्लस चार्ज है, थोड़ा सा बच्चों को अलर्ट रहना है। 5 मेंबर के बगल वाले कार्बन में प्लस चार्ज है, तो 5 वाला 6 में जाएगा। तो अब 5 वाला 6 में कैसे जाएगा? इस बॉन्ड को, ये प्लस चार्ज यहां से तो यहीं आएगा, ठीक है। इस बॉन्ड को यहां ब्रेक कर दीजिए, नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव और प्लस का बॉन्ड बना दीजिए। देखो यहां पाई बॉन्ड बन गया, अगला बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पहले से बना हुआ है। अब यहां पे 6 मेंबर रिंग मिली, ये 6 मेंबर रिंग मिली, जो इसके साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। बच्चे कहते हैं कि आप इसको क्यों तोड़ रहे हो? आप इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो आपको 6 मेंबर रिंग मिलेगी, बट एक लीनियर कॉन्जुगेशन होगा, एक क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, ये वाला क्या होगा? मेजर होगा। इसको देखें आप, प्लस चार्ज यहां है बेटा, 4 मेंबर के बगल वाले कार्बन में प्लस चार्ज है, 4 वाले को 5 में कर दो, तो यहां पर आपने साइक्लोहेक्सेन को ऐसे बना ही दिया, पीएच आ गया, इसको उठा के आपने यहां कर दिया, ये 5 मेंबर रिंग बन के तैयार, और प्लस चार्ज यहां आ गया, फिर प्लस चार्ज यहां से इधर भी शिफ्ट होगा, क्योंकि पीएच पर स्टेबिलिटी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। ये देखो यहां पीएच, और पीएच पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। फिर से सुनो, 4 मेंबर को 5 मेंबर बना दिया, तो प्लस चार्ज यहां से तो यहां आएगा, अब यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करके आप यहां कर दो, तो प्लस चार्ज यहां चला आएगा, और ये 5 मेंबर रिंग बना दो, 5 मेंबर रिंग बन गया। अगले स्टेप में 5 इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहां शिफ्ट कर दे तो क्या करेगा? बेंजीन से रेजोनेंस करेगा। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को क्या सिखाया? हमने आप बच्चों को सिखाया बॉन्ड का एक्सपेंशन, ठीक है। एक एग्जांपल और बताते हैं जिसमें बॉन्ड का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन में क्या करना है? सीपीएम बनेगा। कॉन्ट्रैक्शन, अगर 4 मेंबर के ऊपर प्लस चार्ज है तो 4 वाला सीपीएम बनेगा कॉन्ट्रैक्शन से। कैसे? देखो सीपीएम बनेगा, प्लस चार्ज यहां से तो यहां आएगा, लेकिन इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो प्लस चार्ज यहां आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन करना, बिकॉज सीपीएम इज मोर स्टेबल देन दी 4 मेंबर रिंग। तो इस बॉन्ड को आप बच्चों ने यहां पे इसे तोड़ लिया, देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव और प्लस का बॉन्ड बना दिया, यहां पे प्लस चार्ज आया, तो यहां पे देखो ये बॉन्ड बन गया, और यहां पे प्लस चार्ज आया, इसको उठा के सीधा कर दिया, ये बन गया सीपीएम। तो एक एग्जांपल सिर्फ मैंने सीपीएम का बताया है, क्योंकि सीपीएम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता भी नहीं है। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सिखाया और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट सिखाया। बार बार आप बच्चों को प्रैक्टिस करना है। अगला जो टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में, डिटरमिनिंग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जब फ्री रेडिकल को कंपेयर किया था तो आपको बताया था कि फ्री रेडिकल के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमने कहा था कि इसका भी ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो इसकी स्टेबिलिटी ठीक वैसे चलेगी जैसे कि कार्बोकेटाइन की चली थी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। ठीक, तो हमने लिखा है कि लाइक कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाय प्लस एम, फिर रेजोनेंस, फिर HC, फिर I, और माइनस एम माइनस आई डिस्टेबलाइज करेगा। नो रीअरेंजमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अच्छा नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट नहीं होगा फ्री रेडिकल में, याद रखना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, रेजोनेंस से पहले प्लस एम पहले, फिर रेजोनेंस, तो HC। यहां पे देखो ये 3 डिग्री है, सिर्फ HC हो रहा है, 2 डिग्री है, सिर्फ HC हो रहा है, 1 डिग्री है, सिर्फ HC हो रहा है। 1 डिग्री ड्यूटेरियम का HC थोड़ा स्लो होता है, मिथाइल में नहीं हो रहा है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जैसे कार्बोकेटाइन का ऑर्डर गया था तो इसका ऑर्डर गया 1 2 3 4। इसका HC फास्ट और इसका HC स्लो, और उसमें HC नहीं हो रहा है। यहां पे 3 pH से रेजोनेंस, 2 pH से रेजोनेंस, क्योंकि बेंजीन से रेजोनेंस। 3 pH से रेजोनेंस मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे, ये कार्बन को हमने 3 फिनाइल से अटैच कर दिया, इससे अटैच कर दिया तो रेजोनेंस होगा 3 pH में, यहां डबल pH में, यहां 1 pH में, यहां कम रेजोनेंस, और यहां HC होगा। याद रखना कार्बोकेटाइन के केस में बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी टर्शरी वाले से क्या थी? कम थी, लेकिन फ्री रेडिकल में ये वायलेशन नहीं होता है, रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है कंपैरेटिवली हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पे ऑर्डर जाएगा बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और क्या चला गया? 5। करेक्ट।
अब यहां पे देखो, यहां रेजोनेंस हो रहा है, एलाइलिक प्राइमरी है, ये एलाइलिक सेकेंडरी है, यहां एससी हो रहा है, तो सेकंड को पहले कर दिया, फर्स्ट को बाद में कर दिया, थर्ड को और बाद में कर दिया। यहां पे बेंजाइलिक टर्शरी है, बेंजाइलिक प्राइमरी है, बेंजाइलिक सेकेंडरी है, यहां पे रेजोनेंस के साथ एचसी हो रहा है, यहां सिर्फ रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस के साथ ज्यादा एचसी हो रहा है, तो ऑर्डर क्या जाएगा बेटा 1 3 4 2 1 3 2। उसके बाद नेक्स्ट में यहां पे देखो, ये भी एलाइलिक सेकेंडरी है, ये एलाइलिक टर्शरी है, यहां पे सिर्फ एचसी हो रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे होगा। यहां पे पाई के बाद, पाई के साथ यहां पे कॉन्जुगेशन है, वो सेकेंडरी है, यहां पाई के साथ कॉन्जुगेशन है और टर्शरी है, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ एचसी हो रहा है। तो सबसे पहले सेकंड गया, फिर फर्स्ट गया और फिर थर्ड गया। यहां पे देखो रेजोनेंस हो रहा है, तो फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है कौन? फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है प्लस एम वाला ग्रुप, फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है प्लस एम वाला ग्रुप। और यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, फ्री रेडिकल का रेजोनेंस इस एल्डिहाइड के साथ होगा, तो इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इनकी स्टेबिलिटी कम। याद रखना बच्चों, ये जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, पर्पज क्या है, क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल हो, वो बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है जिसको ब्रेक करने के बाद इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। जैसे मान लो ये हमने टर्शरी फ्री रेडिकल बनाया, तो यहां का जो CH बॉन्ड ब्रेक किया होगा, और यहां पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाया, इसका जो CH बॉन्ड ब्रेक किया होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम है। यानी इसका CH बॉन्ड की ब्रेकिंग आसान है और इसकी CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए इसकी ब्रेकिंग थोड़ी क्या है, टफ है। करेक्ट? एक दो क्वेश्चन हम कराते हैं बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे। तो बेटा अब इस समय हम लोग नेक्स्ट इंटरमीडिएट की बात करेंगे, दैट इज कार्बेनाइन। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पहले मैं कंपेयर कर चुका हूं, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल में। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज तो क्या बोलेंगे, कार्बेनाइन बोलेंगे। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा होगा, और जो 4th बॉन्ड बना हुआ है उसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन ने अट्रैक्ट कर लिया है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। करेक्ट? तो अब कार्बन पर जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा, या किसी भी एटम पर जब भी नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कार्बेनाइन की बात करें, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप अगर देखेंगे तो अगर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो पिरामिडल शेप। क्या शेप जाएगा, पिरामिडल शेप, लाइक अमोनिया, लाइक अमोनिया। और अगर रेजोनेंस कर रहा होगा तो उसका नेगेटिव चार्ज p ऑर्बिटल में चला जाएगा और sp2 हो जाएगा। करेक्ट? तो एज इन अनदर इंटरमीडिएट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टेबिलिटी of intermediate like carbocation, free radical. Similarly, only one reaction we will study with the carbanion, that is stability of intermediate, determining stability of carbanion. Stability क्यों डिसाइड करेंगे? क्योंकि हमेशा जो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसके बनने का रेट उतना ही फास्ट होता है, यानी उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है। इसीलिए तो हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पता कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर ये प्रॉब्लम जान लें कि यार कार्बेनाइन की प्रॉब्लम क्या है। जैसे कार्बोकेटाइन की प्रॉब्लम थी, कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। फ्री रेडिकल की प्रॉब्लम थी, फ्री रेडिकल के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। तो आपने कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप will increases the stability and electron attracting group will decreases the stability. In the similar way, कार्बेनाइन के बारे में बात करें, it has 8 electrons, octet is completed, problem is it is electron rich. तो जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा या इसके नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा। अब बच्चों को शायद जरूर पता है, डिस्पर्सन जब होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज जब होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इसके चार्ज को डिस्पर्स कर दे या नेगेटिव चार्ज को कम कर दे, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और वैसे दूसरा अपोजिट साइड में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं आपने पढ़ा है, प्लस एम
Hc प्लस आई, बेचारे के पास वैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आप देने की कोशिश करोगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैंने सिमिलर मतलब बहुत सीक्वेंशियल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, डिटरमिनिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। सो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग? -m। देखो रेजोनेंस से डिस्पर्स होगा, रेजोनेंस -I ग्रुप्स increases stability, increases stability। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? +m, Hc प्लस I ग्रुप्स, डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। काम खत्म, काम खत्म। मेरे ख्याल से आप बच्चों को क्लियर है। सबसे पहले -m का रोल देखना, उसके बाद रेजोनेंस को देखना, और रेजोनेंस में हो सकता है एरोमेटिक हो जाए तो उसे पहले ले जाना, नॉन एरोमेटिक हो जाए तो बाद में ले जाना। एंटी एरोमेटिक का कोई प्लेस नेचर में है ही नहीं, काम खत्म। कॉन्सेप्ट लगाया जाए, फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले आपने देखना है -m बेटा। सबसे पहले क्या देखना है? -m, फिर रेजोनेंस, और रेजोनेंस में एरोमेटिक पहले, नॉन एरोमेटिक बाद में, और लास्ट में क्या होगा? -I। जल्दी से करते हैं। किसी भी मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, कहीं भी न -m हो रहा है, न रेजोनेंस हो रहा है, न -I हो रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शियरी है। तो 3 तरफ से +I, 2 साइड से +I, 1 साइड से +I ग्रुप्स विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी। तो इसका ऑर्डर क्या जाएगा बेटा? 1, 2, 3, 4। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो रेजोनेंस, नो -m, नो -I, चेक हाइब्रिडाइजेशन। इसके बगल में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। इसके बगल में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इस नेगेटिव चार्ज के अगल बगल के बगल में क्या है? डबल sp2। यहां पर क्या है? sp3। तो क्या ऑर्डर जाना चाहिए? -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, sp का -I ज्यादा, 1 का ज्यादा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। आसान है कि नहीं बताइए? यहां डबल sp2, यहां एक sp2, यहां sp का -I ज्यादा होता है। आप -I का ऑर्डर याद रखना बेटा, +I, -I, +m का ऑर्डर जरूर याद रखना। तो ये हो गया sp, डबल sp2, sp2 का -I कम, sp3 का +I होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। सबसे पहले आप क्या देखोगे? -m नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो यहां पे बेंजाइल कार्बन आयन कितने RS मिलेंगे बेटे? 5 RS। कितने RS मिलेंगे यहां पे? 5 RS। यहां पे कितने RS मिलेंगे? 2 RS। और यहां पर कोई RS नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। अच्छा बच्चों, जरूर बिल्कुल मिस नहीं कर रहे होगे, ये जो कार्बन आयन है वो नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, बट नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 pH से रेजोनेंस, डबल pH से रेजोनेंस, सिंगल pH से रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो ऑर्डर क्या जाएगा? 1, 2, 3, 4। फिनाइल कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन, डाइफिनाइल कार्बन आयन, ट्राइफिनाइल कार्बन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ में देखें, रेजोनेंस और एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं, तो एरोमेटिक, नो रेजोनेंस, एंटी एरोमेटिक। अब इसमें और इसमें, इसको पहले और sp कार्बन को बाद में, 1, 2, 3। ये तो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कभी बनेगा भी नहीं। याद होगा मैंने आपको बताया था कि इन विच अमंग्स द फॉलोइंग हाइड्रोजन गैस विल रिलीज, जब एरोमेटिसिटी पढ़ाई थी उसमें मैंने कहा था ये नेगेटिव चार्ज कभी भी फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक का रूम टेम्परेचर पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जांपल नंबर 6, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है एल्डिहाइड से, नाइट्रो से, कीटोन से,
माइनस एम, यहां पे माइनस एम, यहां पे माइनस एम, यहां पे माइनस एम। माइनस एम किसका ज्यादा? नाइट्रो का। फिर एल्डिहाइड 2 1 एंड देन 3, 2 1 3। कीटोन का माइनस एम का ऑर्डर बार बार बोलो, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव चार्ज कीटोन का माइनस एम, नेगेटिव चार्ज एस्टर का माइनस एम, नेगेटिव चार्ज कीटोन का माइनस एम और इसका माइनस आई। तो टॉप पे कौन जाएगा? टॉप पे जाने वाला है कौन? थर्ड। टॉप पे कौन जाएगा? थर्ड। थर्ड के बाद 1, 1 के बाद 2, क्योंकि एस्टर का माइनस एम कम होता है। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज कीटोन से रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज किससे रेजोनेंस बेटे? कीटोन से रेजोनेंस, दोनों तरफ माइनस एम। एल्डिहाइड से माइनस एम, एस्टर का माइनस एम कम, इधर कीटोन है और इधर तो रेजोनेंस ही कम हो रहा है। यहां पे दोनों साइड में रेजोनेंस होगा, यहां पे दोनों साइड में होगा, यहां पे दोनों साइड में होगा। एल्डिहाइड का माइनस एम, ये देखो इस ग्रुप को बारे में सोचना, ये दोनों क्या कर रहे हैं? माइनस एम, माइनस एम। ये भी क्या कर रहे हैं? माइनस एम, माइनस एम। तो माइनस एम किसका ज्यादा? एल्डिहाइड का। सेकंड का माइनस एम ज्यादा, फिर उसके बाद कीटोन का माइनस एम क्या हो गया? कम हो गया। अब इसमें देखें, ये कीटोन है और ये एस्टर है, तो एस्टर का माइनस एम तो कम होता है और कीटोन तो चलो इससे मैच कर गया, तो इसके बाद थर्ड नंबर जाएगा और थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्यों जाएगा? फोर्थ लास्ट में क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम डिस्टेंस पर है, यहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा डिस्टेंस पर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, स्टार बनाया। CF3 माइनस CCl3 माइनस, नेगेटिव चार्ज को ये क्या कर रहा है? माइनस आई कर रहा है, माइनस आई, 3 डायरेक्शन से माइनस आई। ये रेजोनेंस कर रहा है क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल खाली है। इसका डी ऑर्बिटल क्या है बेटा? वैकेंट। तो क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। तो Cl3 में बैक बॉन्डिंग बढ़िया, Br3 में बैक बॉन्डिंग और बढ़िया। तो इस तरह से ऑर्डर क्या जाएगा? 3 2 1। एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, रेजोनेंस में मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके अगर Br पर पहुंच जाएगा और यहां नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके Cl पे पहुंचेगा, तो बड़े एटम पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, और डेंसिटी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इस तरह से 3 2 1। एग्जाम्पल नंबर 10th, सब जगह रेजोनेंस हो रहा है। अब आप बच्चों को ऐसे एग्जाम में भी करना है, बच्चों को अब देखना है कि यार ये जो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, कॉमन ग्रुप्स को तो हमने कहा कि जो इनके साथ है वही इनके साथ है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे, स्टेबिलिटी डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेंगे। Sr2 प्लस नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करते करते सल्फर के डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। इसका डी ऑर्बिटल क्या है बेटे? वैकेंट। यहां पे NO2 में क्या हो रहा है? माइनस एम। यहां पर क्या हो रहा है? माइनस आई। इसका डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, सिर्फ माइनस आई कर रहा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रोसेस है। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? प्लस एम। तो जब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो सल्फर पर जाएगा, और सल्फर पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। सबसे पहले 1 को लिया, 1 के बाद 2 को, 2 के बाद 3 को, 3 के बाद 4 को। एक बार फिर से आप बच्चों को मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जांपल्स बहुत सारे फ्रेम हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट बनाना है। नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव वाला फैक्टर स्टेबलाइज करेगा, ऐसे याद रखो। नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव वाला फैक्टर, नेगेटिव को, इसका नेगेटिव को नेगेटिव वाला स्टेबलाइज करेगा, पॉजिटिव वाला डिस्टेबलाइज करेगा। ऐसे पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाला स्टेबलाइज करेगा, यानी प्लस MSC प्लस आई स्टेबलाइज करेगा, और माइनस M माइनस आई क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि यहां रेजोनेंस बड़े एटम पे चला गया, यहां माइनस M, यहां माइनस आई और यहां प्लस M। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रो, इतना सब प्लेस पे रेजोनेंस हो रहा है, बेंजीन से रेजोनेंस हो रहा है, ये भाई साहब लोग क्या कर रहे हैं? नाइट्रो क्या कर रहा है? माइनस M। Cl क्या कर रहा है? इडियट, प्लस M माइनस आई। डोमिनेटिंग इज व्हाट? माइनस आई। मिथाइल का क्या हो रहा है? बेंजीन के साथ HC। नो डाउट कार्बन आयन HC नहीं करता, लेकिन मिथाइल अगर बेंजीन से अटैच्ड है बच्चों, तो मिथाइल बेंजीन के साथ क्या कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो हमने सिखाया आप बच्चों को, तो ऑर्थो पैरा पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव और नेगेटिव में स्टेबिलिटी क्या होगी? हाईली अनस्टेबल, रिपल्शन। और ये सादा वाला तो टॉप पे कौन जाएगा? 1, फिर क्या गया? 2, फिर क्या गया? 4, फिर क्या गया? 3, क्योंकि 3 में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है।
इसमें कौन सा ग्रुप लगा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। मोर रेजोनेंस कहां पर हो रहा है? सेकंड में, फिर उसके बाद फर्स्ट में। थर्ड और फोर्थ को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? प्लस आई, यहां पे टर्शरी 3 डायरेक्शन से प्लस आई, 2 डायरेक्शन से प्लस आई, तो प्लस आई विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी, तो लेस प्लस आई लेस डिक्रीज होगी, तो 4 गया और 4 के बाद क्या गया? 3 गया। किस तरह से हमने आप बच्चों को 12 एग्जाम्पल तक कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सिखाया, कुछ और एग्जाम्पल्स देने वाले हैं। तो बेटा आप नए कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं आज, दैट इज एसिड्स एंड बेस। तो एसिड्स एंड बेसिस को डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया, तो उसके बेसिस पे देखते हैं कि क्या एसिड होता है और क्या बेस होता है। तो आप बच्चों ने जरूर नाम सुना होगा सबसे पुराना कॉन्सेप्ट, दैट इज अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, इफ any molecule will donate H plus ion in the water is known as acid, and if it will donate the OH minus in the water it is known as base, correct? तो अब एसिड क्या होते हैं? HCl हो गया, H2SO4, H3PO4, HNO3, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कुछ नॉन एलिमेंट के ऑक्साइड हैं जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, जैसे SO2 हो गया, SO3 हो गया, NO2 हो गया। जैसे SO2 को वाटर में डालोगे H2SO3 मिलेगा, SO3 को वाटर में डालोगे H2SO4 मिलेगा, NO2 को वाटर में डालोगे HNO3 मिलेगा। ये सारे क्या हैं? ये सारे अर्हेनियस एसिड, अर्हेनियस एसिड है। अर्हेनियस बेस में NaOH हो गया, KOH, बैरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ मेटेलिक ऑक्साइड हैं। सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डालिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो इन सब चीजों को डिटेल में फिजिकल केमिस्ट्री में आप बच्चे पढ़ोगे, बस थोड़ी सी झलक आपने इधर भी ले लिया। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया, दूसरे जो साइंटिस्ट आए, दैट इज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू हिम H प्लस आयन डोनर जो होता है वो एसिड होता है। तो अर्हेनियस एसिड और ब्रॉन्स्टेड एसिड दोनों सेम है, और लेकिन H प्लस आयन जो एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड बेस होता है। तो H प्लस को वो ले पाएगा स्पीसीज जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर एंड इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज विथ कंप्लीट ऑक्टेट। तो अब देखो यहां पर अमोनिया आ गया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, सबके पास लोन पेयर, टर्शियरी अमाइन, वाटर, अल्कोहल, OH माइनस, RO माइनस, NH2 माइनस, एस्टेट एंड सो ऑन। कार्बीन और नाइट्रीन की अगर हम बात करें, अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। कार्बीन में देखो, कार्बीन में लोन पेयर तो है बट इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये देगा नहीं, तो इट इज नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस। सिमिलरली नाइट्रीन के बारे में अगर हम बात करें तो नाइट्रीन में 2 लोन पेयर है, तो ये लोग जो होंगे वो ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं होंगे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप देता है, वो स्पीसीज देता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है दैट इज लिविस कॉन्सेप्ट। लिविस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इनका कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज नोन एज लिविस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज नोन एज लिविस बेस। तो अगर लिविस बेस की बात करें और ब्रॉन्स्टेड बेस की बात करें, ये दोनों एकदम सेम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लिविस बेस, यहां पर H प्लस आयन एक्सेप्टर, तो H प्लस आयन को कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके बाद नेगेटिव चार्ज होगा। तो ब्रॉन्स्टेड बेस एंड लिविस बेस सेम है, लेकिन लिविस एसिड अलग है जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेगा? ऐसा स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, जिसके पास जिसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर सो मस्ट हैव वैकेंट p और d ऑर्बिटल्स। इसके एग्जांपल्स एल्युमिनियम क्लोराइड के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयरन में भी इलेक्ट्रॉन्स कमी, आयरन में d ऑर्बिटल खाली है, जिंक में d ऑर्बिटल खाली है, BX3, SbCl5 में d ऑर्बिटल खाली है। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ऑल्सो लिविस एसिड क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और सल्फर के ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बढ़िया से बढ़िया लिविस एसिड है। SO2 के साथ वही स्टोरी है, लेफ्ट राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो सल्फर के ऊपर यानी सेंट्रल एटम के ऊपर प्लस चार्ज है, CO2 में C के ऊपर प्लस चार्ज, फर्स्ट PCl5 में P के ऊपर प्लस चार्ज, PCl3 में P के ऊपर प्लस चार्ज, SOCl2 में S के ऊपर प्लस चार्ज क्योंकि S
O और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की कम है, इसलिए सेंटर एटम में प्लस चार्ज। तो इस तरीके से लेविस एसिड के बारे में बताया बच्चों को, और किसके बारे में बताया, लेविस बेस के बारे में बताया। करेक्ट। अब देखो छोटे से पॉइंट जो मैंने अभी सिखाया था, कॉपी में लिख लीजिएगा आप जाकर के। नोट 1, ऑल अर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर लेविस बेसेस। ब्रॉन्स्टेड बेस, ये है ब्रॉन्स्टेड बेस, और ये है लेविस बेस, और ये है अर्हीनियस एसिड, और ये है अर्हीनियस एसिड, और ये है लेविस एसिड। करेक्ट। तो ये मैंने पॉइंट बताई नोट 1 में। ऑल अर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड ऑल ब्रॉन्स्टेड बेस आर लेविस बेसेस। अब एक टर्मिनोलॉजी कभी कभी यूज होती है, कॉन्जुगेट एसिड बेस। क्या यूज होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस। ऐसा एसिड बेस जिसके पास एक H प्लस का डिफरेंस हो, एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। से फॉर एग्जांपल ये HA एक एसिड है, अगर ये एसिड है तो इसने H प्लस रिलीज कर दिया, H प्लस रिलीज करके A माइनस में चेंज हो गया। ये एसिड है और ये बेस है। ऐसे एसिड बेस जिसमें सिंगल H प्लस का डिफरेंस हो उसे कॉन्जुगेट बोलते हैं। करेक्ट। से फॉर एग्जांपल इफ एसिड्स इफ एसिड्स एंड बेस हैव डिफरेंस ऑफ ओनली वन H प्लस विल बी कॉन्जुगेट विद ईच अदर। जैसे HCl का कॉन्जुगेट कौन होगा, Cl माइनस बेस होगा। H2SO4 का HSO4 माइनस होगा। HSO4 का माइनस का कॉन्जुगेट बेस सल्फेट एनायन होगा। यानी बाई सल्फेट एनायन कॉन्जुगेट एसिड भी है और कॉन्जुगेट बेस भी। कोई बोले इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, H ऐड कर देना, कॉन्जुगेट बेस बताओ, H निकाल देना। ऐसे HNO3 का NO3 हो गया, वाटर का OH माइनस हो गया, हाइड्रोनियम आयन का क्या हो गया, वाटर हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एसिड और बेस दोनों तरह से काम कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। लोग बेटा एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स अर्हीनियस एसिड की बात करें या लेविस एसिड की बात करें या ब्रॉन्स्टेड एसिड की बात करें तो अर्हीनियस क्या बोलते हैं, H प्लस आयन डोनर। ब्रॉन्स्टेड क्या बोलते हैं, H प्लस आयन क्या होते हैं, H प्लस आयन डोनर। बट लेविस क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को नहीं, लेविस से नहीं, हम लोग बात करेंगे अर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड से। तो हमने लिखा एसिड्स, एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयन क्या करें, डोनेट करें इन वाटर। इसी के रेस्पेक्ट में कोई बोले हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम लोग H प्लस आयन के रेस्पेक्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर से बात नहीं करेंगे। अब स्केल, भाई हम एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर डिटरमिन कर रहे हैं तो कोई स्केल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जिससे हम पता कर सकें। तो वाटर में क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे हमने लिया स्केल फॉर कैलकुलेटिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड ले लिया और इस एसिड में हमने वाटर डाल दिया। अगर ये एसिड है तो इसने अपने वाटर को निकाल दिया और इस वाटर को इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने ले लिया और यहां पर हमें देखो क्या मिल गया, एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। ठीक, इक्विलिब्रियम आ गया। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में RC डबल बॉन्ड O माइनस, एक ब्रैकेट में ले लिया एक्टिव मास ऑफ RC डबल बॉन्ड O माइनस और एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोनियम आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिड और वाटर। ये के इक्विलिब्रियम हो गया। वाटर का अमाउंट ज्यादा हो कम हो एक्सेस है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वाटर को हमने इधर कर दिया के वाटर। अब हो गया एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन और एसिड। वाटर को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, अब देखो इधर एसिड है, हम चाहते हैं प्रोडक्ट बढ़े। तो प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, जब एसिड ये ब्रेक हो, रिएक्टेंट ब्रेक हो। तो अगर ये अमाउंट ब्रेक, अगर एसिड ब्रेक होगा तो ये अमाउंट कम होगा और ये अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कहते नहीं डिसोसिएशन, एसिड का इसका जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा तो जब डिसोसिएट करेगा तो H प्लस देगा, तो H प्लस जो देता है उसे एसिड बोलते हैं। इसलिए सफिक्स इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया है, Ka। यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसका एसिड जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्या हो, डिसोसिएट करे। ये डिसोसिएट करेगा तो ये बनेगा, यानी ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो Ka के लिए हमने कॉन्सेप्ट जो दिया, एसीटेट आयन हाइड्रोनियम आयन अपॉन एसिड। तो कोई बोले स्केल क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ की स्केल क्या है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आप बोलना जिसका K ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एक पीके जैसा आपने लॉग में पढ़ा है, क्या कहते हैं नेगेटिव लॉग, के पीएच में पढ़ा है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, क्या है भूल गया, पीएच, हाँ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग पीएच।
पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो उसी तरह से अब pK को हम कंपेयर कर दें, pK इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग K, यानी pK किसी का ज्यादा होगा तो K क्या होगा? कम होगा। K ज्यादा होगा तो pK कम होगा। नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ और Ka और pK में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। तो K और pK विल बी द मेजरमेंट ऑफ एसिडिक स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट? अब देखो, अब हमें डिटर्मिनेशन ऑफ Ka करना है। हमें कैसे पता चलेगा? यहां से अब स्ट्रॉन्ग, इस इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इन सारी चीजों को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट Ka और pK को हमें याद रखना। हमसे पूछा जाएगा Ka का ऑर्डर बताओ, pK का ऑर्डर बताओ। अब डिटर्मिनेशन ऑफ Ka यानी एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान से सुनो। तो एसिड वो होता है जो H+ डोनेट करता है। तो क्वेश्चन उठता है स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होता है? तो स्ट्रॉन्गर एसिड H+ को फास्ट डोनेट करेगा। स्ट्रॉन्गर एसिड का Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा वो बहुत फास्ट होगा। पता है क्यों फास्ट होगा? क्योंकि उसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा। मैंने आप बच्चों को बताया था, जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा वो रिएक्शन हमेशा फास्ट होता है जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होता है। इंटरमीडिएट्स, कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इंटरमीडिएट बन रहा है, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो इंटरमीडिएट जो स्टेबल होता है उसके बॉन्ड के ब्रेकिंग की रेट क्या होती है? फास्ट होती है, यानी उसके बनने का रेट क्या होता है? फास्ट होता है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड H+ फास्ट देगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा। अब सवाल उठता है उसका प्रोडक्ट क्या है? आंसर है कॉन्जुगेट बेस। ये देखो, हमने लिखा स्ट्रॉन्गर एसिड्स विल रिलीज H+ फास्टर बिकॉज इट्स प्रोडक्ट that is conjugate base will be more stable. For example, हमने एक एसिड लिया AH, एसिड है, H+ रिलीज कर दिया, A- की स्टेबिलिटी चेक करो। और A- किसी के पास अगर माइनस चार्ज आएगा, वो कार्बेनाइन की तरह से उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइक कार्बेनाइन, इसी की स्टेबिलिटी चेक करनी है, लाइक कार्बेनाइन, इसी की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉन्जुगेट बेस, यानी A-। तो लाइक कार्बेनाइन, अभी भी पढ़ा के निकला हूं, खत्म करके निकला हूं कार्बेनाइन के बारे में। कार्बेनाइन को कौन स्टेबलाइज करेगा? -M, resonance, -I increases the stability of carbanion, increases the stability of conjugate base, hence will increase the acidity। यानी कि अगर इस AH में -M का ग्रुप लगा हो, -I का ग्रुप लगा हो, या H निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज में रेजोनेंस होने लगे, तो H के निकलने का रेट फास्ट होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। उल्टा, अगर इसी A में +M का ग्रुप लगा हो, HC का ग्रुप लगा हो, +I का ग्रुप लगा हो, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो H+ के ब्रेक होने का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप और रेजोनेंस ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द कॉन्जुगेट बेस विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल। सब कुछ लिख दिया है, आप भी धीरे धीरे कॉपी कर लेना। लाइक कार्बेनाइन, -M रेजोनेंस, -I ग्रुप्स increases stability of A-, so increases K। हर जगह इसी प्रोडक्ट, इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। नेक्स्ट देखो, +M यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, +M HC +I ग्रुप्स डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ A-, मतलब मींस कॉन्जुगेट बेस, सो डिक्रीजेस Ka। इसी सारे फैक्टर्स को लगाते हुए हम फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड करने वाले हैं। बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। आप बच्चों को हमेशा ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप H+ को रिलीज करने में हेल्प करेगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा तो H+ के निकलने के रेट को स्लो करेगा क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को कम करेगा। कुछ और एग्जांपल्स आगे हम करने वाले हैं। तो अब बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए हमें क्या करना है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है, करेक्ट?
तो अब देखो, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में जाते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जो बनता है उसके एटम्स कहां से आते हैं? पीरियोडिक टेबल से ही आते हैं। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ के वैल्यू फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। अब देखो, जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट जाओगे और H+ एसिड से निकालोगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आना शुरू होगा। जैसे मीथेन से H निकालो तो कार्बन पे माइनस आएगा, अमोनिया से H निकालो तो N पे माइनस आएगा, वाटर से H निकालो तो O पे माइनस आएगा, HF से H निकालो तो F पे माइनस आएगा। तो जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। और टॉप टू बॉटम जब आओगे तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज करता है। क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है? कि आफ्टर द लॉस ऑफ H+ जो नेगेटिव चार्ज आएगा धीरे धीरे पहले छोटे एटम पर आएगा, फिर बड़े एटम पे आएगा, फिर और बड़े एटम पे आएगा, ऊपर से नीचे आता तो साइज इंक्रीज करता है। और बड़े एटम पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है। तो एक ग्रुप से आप बच्चों को हमेशा याद रखना है, ग्रुप 17 से HF, HCl, HBr, HI विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्योंकि HI का जब H+ निकलेगा तो I- जो कि इतना बड़ा सा एटम है, बड़े एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और बड़े एटम पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो लेफ्ट टू जब राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, एंड टॉप टू बॉटम जब आओगे, दैट इज अक्रॉस द ग्रुप जब आओगे, तो साइज विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। ये सारी चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई है। के फ्रॉम पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, अगर हम नोटिस करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सो के इंक्रीजेस, बिकॉज नेगेटिव कब आएगा? H+ निकालने के बाद। नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल, एंड टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, सो के इंक्रीजेस। क्यों? बिकॉज नेगेटिव ऑन लार्जर एटम विल बी मोर स्टेबल। इसी दो फैक्टर से हम लोग के की वैल्यू डिसाइड करने वाले हैं। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, इट मीन्स along the period और along the group के की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, जैसे पहला एग्जांपल बहुत ही आसान है। मीथेन से H निकालेंगे तो कार्बन पे माइनस आएगा, अमोनिया से H निकालेंगे तो N पे माइनस आएगा, वाटर से H निकालेंगे तो O पे माइनस आएगा, HF से H निकालेंगे तो F पे माइनस आएगा। F- ज्यादा स्टेबल है देन द OH-, देन द NH2-, देन द CH3-। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोई बोले मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो आपको क्या करना है? फटाक से H निकाल देना है और देखना है कि नेगेटिव चार्ज किस पर आता है। यहां पर H निकालोगे N पे माइनस आएगा, यहां पे H निकालोगे N पे माइनस आएगा, यहां पे H निकालोगे N पे माइनस आएगा, वाटर से H निकालोगे O पे माइनस आएगा। अब O- और N- में O- विल बी द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है। बाकी सब प्लेस पे N- है। तो यहां पे आप देखो +I एक नहीं दो R का है, यहां कोई +I नहीं है, यहां एक +I है। तो +I वाला ग्रुप एसिडिक नेचर को क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से सबसे इस फोर्थ के बाद जाएगा अमोनिया, क्योंकि इसमें कोई भी +I का ग्रुप नहीं लगा है, दैट इज 2 नंबर। यहां एक +I का ग्रुप है, थर्ड वाला इस पर आएगा, और 2 +I के ग्रुप में तो उसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। अब यहां पे देखें एग्जांपल नंबर 3 में। अब 3 में देखिए जैसे इथाइल अल्कोहल है। अब कोई बच्चे कहते हैं हमें यह नहीं समझ में आता कि कहां से H निकालें। भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से H निकालो। अब यहां से अगर H निकालना है, आप निकालने को तो कार्बन का भी H निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, O का, लेकिन O का H जल्दी निकलेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज O पर आएगा। O पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। O पर जब प्रोडक्ट नेगेटिव चार्ज बनेगा तो अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसके बनने का रेट क्या होगा? फास्ट होगा कंपैरेटिवली C पर।
कंपैरेटिवली इससे पर। तो O से H निकालना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां से H निकालना। O पे नेगेटिव, तो यहां पे देखो प्लस आई है, यहां पे प्लस आई इथाइल का, यहां पे ज्यादा प्लस आई है, यहां पे और ज्यादा प्लस आई है। तो प्लस आई वाला ग्रुप क्या करता है, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है। तो मोस्ट एसिडिक क्या हो गया, फोर्थ। मजे की बात है, वाटर और अल्कोहल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वाटर की एसिडिटी ज्यादा है भैया और अल्कोहल की एसिडिटी कम है। इसका मतलब जो ड्रिंकर्स हैं, जो इथाइल अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, वो लेस एसिडिक चीज ड्रिंक करते हैं। वाटर इज मोर एसिडिक, वाटर डेंजरस है और अल्कोहल डेंजरस नहीं है। क्या मतलब, इसका मतलब सब लोग अल्कोहल पीना शुरू करें? नो, ऐसा नहीं है। भगवान ने हमारे बॉडी सिस्टम में क्या डाल रखा है, फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, वाटर। अगर वाटर है तो हम वाटर पीते हैं ना, तो वाटर को हमारा बॉडी सिस्टम क्या करता है, एडजस्ट करता है, टॉलरेट करता है। लेकिन अगर भगवान ने हमारे अंदर इथाइल अल्कोहल फिल कर रखा होता तो वाटर हमारे लिए खतरनाक होता। एसिडिक नेचर की अगर बात करो, वाटर इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल्स। तो ये मैंने ऐसे ही बोल दिया मस्ती के चक्कर में, सो दैट आपको याद रहे कि इथाइल अल्कोहल की एसिडिटी कम होती है, वाटर की एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो 4 के बाद क्या चला गया, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखें O पर माइनस आएगा, यहां पे N पे माइनस आएगा, O पे माइनस आएगा, F पे माइनस आएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फोर्थ जाएगा, F माइनस विल बी मोर स्टेबल। फिर यहां पे टर्शियल अल्कोहल, यहां पे वाटर, वाटर को पहले लेकर के आया ये 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, अमोनिया से लास्ट में चला गया। फिर यहां पर देखो बेटा, यहां पर H निकला, O पर माइनस आया, यहां पे 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 प्लस आई हो रहा है, यहां पे ये भाई साहब क्या करेंगे, माइनस आई। माइनस आई, नाइट्रो क्या करेंगे, माइनस आई से कंपेयर कर लेना। तो माइनस आई से जब कंपेयर किया, सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है, NR3 प्लस, फिर SR2 प्लस। तो सेकंड, थर्ड, 1, 4, सेकंड, थर्ड, 1, 4। नेक्स्ट में देखें, ओ यहां पर फ्लोरीन के बारे में सोचे, माइनस आई, ये फ्लोरीन दूर हो गया, माइनस आई, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। और H कहां से निकालोगे, O से निकालोगे। F से H नहीं हटे, बच्चे यहां से H निकालते हैं भैया, यहां से H निकालोगे तो कार्बन पे H आएगा भाई। तो हमें कार्बन पे H निकलने से पहले O से H निकलेगा, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर देखें डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रोसेस है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस इसकी है फ्लोरीन की। तो 1 वाली की एसिडिटी सबसे ज्यादा हो गई। 1 के बाद मेरे ख्याल से ये थर्ड जाएगा, क्योंकि वहां थोड़ा डिस्टेंस दूर हो गया। इससे भी ज्यादा डिस्टेंस यहां पर है, सेकंड को किया, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका है, फोर्थ का है। एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, O से H निकालो, O पे माइनस आएगा, O से H निकालो, O पे माइनस आएगा, O से H निकालो, O पे माइनस आएगा, O से H निकालो, O पे माइनस आएगा। अब देखिए यहां पे 3 फ्लोरीन लगा है पास, 1 की एसिडिटी सबसे ज्यादा। 1 के बाद मुझे लगता है, और आपको ही लग रहा होगा, 2 की जाने वाली है, क्योंकि सेकंड कार्बन पर डबल फ्लोरीन लगा है। यहां पर सेकंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर लगा हुआ, उसके बाद फोर्थ जाएगा, और फोर्थ के बाद कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें, 8th क्वेश्चन को मैं स्टार बना रहा हूं। H निकालोगे, sp कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा। यहां H निकालोगे, sp2 कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा। यहां पे H निकालोगे, sp पर माइनस चार्ज आएगा। यहां H निकालोगे, sp3 पर माइनस चार्ज आएगा। तो अगर sp3 पर माइनस चार्ज आएगा तो इसकी एसिडिटी सबसे कम, और सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, sp की, फर्स्ट की ज्यादा। फिर उसके बाद मुझे लगता है थर्ड जाएगा, और थर्ड के बाद क्या जाएगा, 2 जाएगा। क्यों फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि इस मिथाइल का क्या लग रहा है, प्लस आई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें या माइनस आई की बात करें, तो माइनस आई sp की ज्यादा, sp2 की कम, और sp3 की सबसे कम। तो sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जो होगा वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। 9th क्वेश्चन को मैं स्टार बना रहा हूं। अच्छा बताओ, 8th क्वेश्चन आप बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? पहले H निकाला, sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, बट इस sp कार्बन को ये मिथाइल तो प्लस आई करेगा, तो इसकी इससे कॉन्जुगेट बेस की एसिडिटी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद sp2, फिर sp3। अब यहां पे देखें, इसका H निकालोगे बेटा, अगर इसका H निकाल दें, इसका H निकालोगे तो कार्बेन आयन बनेगा, और ये कार्बेन आयन एरोमेटिक हो जाएगा। नोटिस कर सकते हैं, ये जो कार्बन आयन होगा
वो एरोमेटिक होगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका H निकालोगे, sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो H C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर माइनस चार्ज sp कार्बन पर आएगा, यहां पे sp2 पे आएगा और इससे तो H निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर इसका H निकाल दोगे तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा और एंटी एरोमेटिक बन गया तो रूम टेम्परेचर पर उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो लीस्ट एसिडिक होगा। तो मोस्ट एसिडिक यहां पर जाएगा फर्स्ट वाला और फिर उसके बाद सेकंड वाला और सेकंड के बाद थर्ड एंड थर्ड के बाद फोर्थ। तो इसमें और इसमें थोड़ा कंपेयर कर लेना। ये तो मैंने लेफ्ट टू राइट कुछ एग्जांपल्स की बात की, ये मैंने टॉप टू बॉटम लिया है। देखो HI HBr HCl HF, आंसर क्या जाएगा 1 2 3 4। पता है क्यों? क्योंकि इसका H निकालोगे तो फ्लोरीन पर माइनस चार्ज आएगा। फ्लोरीन का साइज बेटा क्या है? छोटा है। अगर फ्लोरीन का साइज छोटा होगा तो इसका नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा और यहां से H निकालोगे तो I पर माइनस चार्ज आएगा और I माइनस का साइज क्या है बेटा? बहुत बड़ा है। देखो I माइनस का साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज इंक्रीज करता है। तो यहां पे डेंसिटी कम है, यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसके I माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली F माइनस के, इसलिए HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर HBr। ऐसे यहां से अमोनिया फास्फीन आर्सिन 3 to 1। ऐसे वाटर और H2S की बात करो 2 is more than 1। इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका H निकालोगे ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक हो जाएगा, इसका H निकालोगे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो पूरे रिंग में स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए इसकी एसिडिटी क्या होगी? सेकंड वाले की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। ये देखें पूरे रिंग में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो सेकंड इज मोर एसिडिक देन द फर्स्ट, और इसके बारे में हम बात आप बच्चों से कर ही चुके हैं।